और बाकी का जो वर्ष है वो नई घोषणाओं और नए घोषणाओं को लागू करने में बीतेगा। लेकिन अब दोगली राजनीति जो है वो एक्सपोज होगी। ये जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, चाहे वो ओबीसी को आरक्षण का मामला हो, 1932 के खतियान को नियोजन नीति को आधार बनाना, उसको खतियान को आधार बनाना, ये सब ऐतिहासिक फैसले थे झारखंड के हित में। और विपक्ष की राजनीति यही हो गई थी, कोई भी अच्छा जो कार्य हो रहा है उसमें किसी न किसी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर उसमें कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने के लिए, उसको लागू नहीं होने देने के लिए वो साजिश करती रही है, विपक्ष कर रहा है। इसीलिए यदा कदा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लोग कहते आए हैं कि आप इसको डायरेक्ट लागू कीजिए, आप नहीं लागू करना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे की हेमंत जी की मंशा यही है कि 9वीं अनुसूची में लागू होने के बाद कोई उसको कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। इसलिए हेमंत जी ने इसको 9वीं अनुसूची में लागू कर डालने के लिए केंद्र सरकार भेजा है। अब विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, उसने विधानसभा में समर्थन किया है। लेकिन अब दोगली राजनीति जो है वो एक्सपोज होगी और जो लोगों ने समर्थन किया है उनको अब अपने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहिए कि उसको 9वीं अनुसूची में लागू करे, नहीं तो आने वाले टाइम में विपक्ष के पास कोई स्कोप नहीं बचेगा झारखंड की राजनीति में। आप कोई भी नियोजन नीति लाइएगा तो आप सारे पक्षों को खुश नहीं कर सकते हैं। अगर रघुवर दास जी ने 1985 को एक आधार माना था सर्वे, तो भी रोष था जनता के बीच में कि नहीं 32 का खतियान लागू होना चाहिए। 32 का लागू होगा या नियोजन नीति मैट्रिक और जो 12th को आधार बनाया गया, कहीं ना कहीं उसका एक रास्ता, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दिया, उनको ये शायद उचित नहीं लगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर चिंतन कर रही है कि कौन सा ऐसा रास्ता निकाला जाए कि यहाँ के मूल निवासियों को भी इसका लाभ मिले। फिर से उस जो सरकार, जो हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। बहुत जल्द इसका नई नियोजन नीति आएगी जो राज्य के हित में होगी। ये 3 साल को आप ना देखें, इसको 2+1 देखें, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में बीता, 1 साल विकास में बीता। पिछले 1 वर्ष के भीतर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1 वर्ष में जितने भी घोषणा पत्र में अपने जो उन्होंने वादे किए थे उसमें अक्षरशः लगभग 90% उन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिया। वो जो 10% वादे हैं उनको पूरा करने के लिए उनके पास 2 वर्ष है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस 2 वर्षों में 10% नहीं, वो 10% जो वादे हैं वो भी पिछले अगले 3 वर्षों में, 3 महीनों में पूरे हो जाएंगे। और बाकी का जो वर्ष है वो नई घोषणाओं और नए घोषणाओं को लागू करने में बीतेगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये पहली सरकार होगी झारखंड की जिसने 5 वर्षों में के जो घोषणा पत्र है उसको 3 वर्षों में पूरा किया। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी सोच यही थी कि जो लाभ है वो निचले पायदान तक, हर व्यक्ति के तक पहुंचे। कोई एक व्यक्ति जो है वो सभी जगह हाथ नहीं फैला सकती। इसीलिए ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, एक तरह से देखा जाए तो कई हाथों को खड़ा किया गया है कि वो निचले स्तर के जो लोग हैं, अंतिम व्यक्ति है, उस तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो मैं समझता हूँ पंचायती राज जो व्यवस्था है, वो जो जिन लोगों ने इसको बनाया था, जो इनकी सोच रही थी, वो बहुत ही उनकी दूरगामी सोच थी। मैं समझता हूँ इसका लाभ निश्चित तौर पर निचले स्तर पर लोगों को मिलेगा और उनकी मंशा भी है। कुछ तकनीकी कारण आए थे जिनके कारण थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन सरकार की कहीं ऐसी मंशा नहीं है कि उसको चुनाव ना कराया जाए। सरकार पंचायती राज, पंचायत के चुनाव और जो नगर निगम के चुनाव उसको कराने के लिए अग्रसर है और रास्ता निकाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से उन चीज़ों पर काम हो रहा है जो उसमें तकनीकी खामियां थी और जो तकनीकी उसमें दिक्कतें आ रही थी उनको दूर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत जल्द चुनाव होंगे। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक संगठन होता है, कोई संगठन की राजनीति करता है, एक चुनावी राजनीति होती है। हर व्यक्ति जो होता है एक पार्टी में सामाजिक तौर पर काम करना, या तो आप चुनाव जीत कर उस रास्ते आप समाज के लिए कुछ काम करो या संगठन के माध्यम से आप समाज के लिए काम करो। हम लोग पार्टी में जाते हैं तो उस समय संगठन के रूप में जाते हैं, संगठन में जाते हैं। उसके बाद पार्टी को तय करना होता है कि कौन सा व्यक्ति का उपयोग मुझे कैसे करना है। संगठन के माध्यम से करना है, चुनाव के रास्ते करना है, ये पार्टी निर्णय करेगी। जैसा चाहेगी पार्टी, जो निर्देश देगी उस पर हम लोगों को काम करना होता है। मेरे बहुत से शुभचिंतक हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के जो लोग हैं, चूँकि सरकार का एक पहली इस बार निर्णय आया है, क्योंकि मेयर तो देखिए वो तो एसटी के लिए वो रिजर्व सीट है, वो तो बचा डिप्टी मेयर। तो उसमें भी एक नियम हुआ कि अब डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी, उसको पार्षद चुनेंगे। तो कुछ लोग मेरे शुभचिंतक और मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ के लोगों का काफ़ी मुझ पर दबाव है कि आप पार्षद का चुनाव लड़िए और डिप्टी मेयर के लिए आप सोचिए। लेकिन मैं ऐसा इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी निर्णय लूँगा जनता से बात करके निर्णय लूँगा। जहाँ से लड़ना है उस क्षेत्र की जनता से मैं निश्चित तौर पर पहले मैं उनसे अगर वो आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, बस चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ना है। लड़ना चाहते हैं, एक विजन है। लोगों को लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप एक बात को समझिएगा, अभी जब पार्षदों को डिप्टी मेयर का चुनाव चुनना है
तो ये बड़ा, इसमें बहुत ईमानदार लोगों के लिए बहुत सी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर कई दबंग, कई धना सेठ लोग पार्षद का चुनाव लड़ेंगे और इस कारण से लड़ेंगे कि मुझे डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना है, पार्षदों की खरीद बिक्री, गलत तरीके का प्रचार प्रसार, धन बल चलेगा। उस परिस्थिति में ईमानदार लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत मुश्किल जॉब है। बड़ा चुनाव लड़ना बहुत आसान है, छोटा चुनाव लड़ना ज़्यादा टफ है। लेकिन मुझे वहाँ के लोग मुझे कह रहे हैं कि आप पार्षद का चुनाव लड़िए। मैं इस पर अभी ये तो नहीं कहूँगा कि निश्चित तौर पर मैं लड़ूंगा ही, लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। लेकिन मैं वहाँ की जो जनता है उनसे पहले कंसल्ट लूँगा। मैं सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ूंगा और एक ईमानदार राजनीति के लिए लड़ूंगा, ईमानदार पार्षद के रूप में लड़ूंगा, ईमानदार डिप्टी मेयर के लिए फाइट करूँगा कि इस रांची शहर का मेयर, डिप्टी मेयर का जो राजनीति है, जो पार्षद की लड़ाई है और जो राजनीति है, उसमें ईमानदारी की झलक दिखे वहाँ पर, उसके लिए लड़ूंगा। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो कार्यपालिका है उससे आप लड़कर तो विकास नहीं कर सकते हैं। चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ईगो बनाकर यहाँ पर काम नहीं करना होगा कि हम मेयर हैं, हम डिप्टी मेयर हैं, अधिकारी मेरे अंदर हैं। आपको उनसे सहयोग लेना है तो आपको उनकी सहमति लेकर ही आगे काम करना चाहिए कि हो सकता है कि उनका भी विजन इस शहर के लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पिछला जो कार्यकाल था मेयर का, डिप्टी मेयर का और जो अधिकारियों का, वो इसी में बीत गया कि उनके बीच में तालमेल नहीं था और ये बहुत विपरीत स्थिति थी मेयर, डिप्टी मेयर उस नगर निगम की। हमें उन सब चीज़ों से निकलना चाहिए और एक अच्छी टीम भावना के साथ सबको मिल कर के वो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अधिकारी और हमारे बीच में बिल्कुल तालमेल होना चाहिए, उस तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि उस परिस्थिति में जो विकास का मॉडल है बिल्कुल तभी आप धरती पर आप लागू कर पाएंगे। देखिए, पिछले 22 वर्षों में जब झारखंड का अलग निर्माण हुआ तो रांची की जो आबादी थी और जो भीड़ थी वो इतनी नहीं थी। पिछले 22 वर्षों में झारखंड से और भी बाहरी इलाकों से भी कई लोग आए और रांची में आकर बस गए, मकान बना लिया। जितनी आबादी बढ़ी है, जितनी भीड़ बढ़ी है, उसके हिसाब से पिछले 22 वर्षों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। सड़कें वही थी लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ गई, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अगर रांची में आप देखिए सड़कें और नाली का निर्माण ये हमेशा होगा, लेकिन बेसिक जो ज़रूरत है आप बात करोगे तो सबसे बड़ी ज़रूरत यही है, उस पर काम करने की जो ज़रूरत है वो है ट्रैफिक व्यवस्था। कि इस भीड़ को कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे उसको अलग अलग तरीके से, इसके लिए निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि बिहार जैसे पिछड़े इलाके में कई फ्लाईओवर, पटने जैसे शहर को सुसज्जित किया गया है। मैं समझता हूँ कि रांची में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कई फ्लाईओवर्स और कोई वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने चाहिए कि जो भीड़ का जो भार है सड़कों पर उसको कम किया जा सके। और मुझे लगता है कि नगर निगम में सबसे ज़्यादा फोकस इसी विजन पर होना चाहिए। देखिए, कई वर्षों पहले एक धारणा थी लोग को, बस मकान बनाना है बना लिया, दुकान बनाना है दुकान बना लिया। उस परिस्थितियों के बाद अब कई नियम कानून बदले हैं और चीज़ें बदली हैं। आज हम लोगों को ऐसी ज़रूरत लगने लगी कि नहीं, यहाँ पर गलत हुआ, यहाँ पर इसको पीछे बनना चाहिए था, इसको आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि किसी के खिलाफ हमारा अभियान नहीं होना चाहिए। लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें किसी एक पक्षी नहीं हो रही है, वो राज्य हित में, शहर के हित में हो रही है, ये एक व्यू दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता उसमें सहयोग करेगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिखने लगता है कि ये जो है वहाँ पर लगता है कि ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है, हमको तंग करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक ये भी सोच होनी चाहिए कि राज्य सरकार हो चाहे नगर निगम है, उसको थोड़ा लचीला रुख अपनाना चाहिए। जो पुराने मकान बने हुए हैं, हमको लगता है उसमें अगर उससे कोई विकास के कार्यों में अगर नुकसान नहीं हो रहा है, कोई उसमें डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको सेटल किया जाना चाहिए उनको, ना कि उनको तोड़ फोड़ करके रड़ सड़क पर लाना चाहिए। लचीला रुख अपनाए जाने की ज़रूरत है। इतना तो पक्का है कि आपने कुछ सड़कें हैं, पिस्का मोड़ से लेकर आप देखते होंगे इधर पंडरा से लेकर इधर रातू रोड चौक तक, नागा बाबा खटाल तक, इतना ज़्यादा लोड है कि आप कह नहीं सकते। शाम को 4 बजे के बाद आप देखिएगा कि जो पिस्का मोड़ की तरफ सड़क जा रही है उधर जाम है। सुबह 10 बजे आप जाएंगे तो उधर से जो पिस्का मोड़ से लोग आ रहे हैं वो सड़क जाम है। जो इतना भार था, निश्चित तौर पर फ्लाईओवर होगा तो वो बिल्कुल भीड़ का जो लोड है उस रोड का वो डिवाइड होगा। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये बहुत कारगर होगा और रांची जैसे राजधानी के लिए ये महत्वपूर्ण सड़कें और फ्लाईओवर जो है उसका निर्माण हो रहा है।